आजकल भारत की शिक्षा प्रणाली में ना कुछ बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। और हाल ही में एक सेमिनार हुआ जहां कुछ एक्सपर्ट्स ने कुछ कह सकते हैं चौंकाने वाली बातों पर रोशनी डाली। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो बात होगी कि ये शिक्षा की नई कहानी है क्या। फिर देखेंगे कि मध्यकालीन इतिहास को कैसे बदला जा रहा है। राजा, सत्ता और धर्म के बीच की खींचतान को समझेंगे और ये भी कि तर्क और विज्ञान पर जो हमले हो रहे हैं उसका हमारी टेक्स्ट बुक्स पर क्या असर है। और हाँ, सबसे आखिर में एक बड़ा सवाल कि शिक्षा का असली मकसद क्या होना चाहिए। तो देखिए, इस सेमिनार का जो सबसे बुनियादी और सबसे बड़ा दावा है वो ये है कि भारत के एजुकेशन सिस्टम में जो तर्कसंगत सोच है, जो साइंटिफिक टेम्पर है, उसे एक सिस्टमैटिक तरीके से मतलब जानबूझकर खत्म किया जा रहा है। अब ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है। मतलब सेमिनार में वक्ताओं का मानना है कि एजुकेशन का मकसद अब क्रिटिकल थिंकिंग या सवाल पूछना नहीं रह गया है, बल्कि इसका मकसद एक खास तरह की सोच को, एक आइडियोलॉजी को मन में बिठाना बन गया है। अच्छा, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए ना चलिए इतिहास की तरफ चलते हैं। सेमिनार में एक बहुत मशहूर उदाहरण लिया गया 11वीं सदी के शासक महमूद गजनवी का। सवाल वही पुराना है जो हम सब ने सुना है, महमूद गजनवी ने आखिर सोमनाथ मंदिर पर हमला क्यों किया? पर सेमिनार में कहा गया कि इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हमें हमेशा से बताया गया है। तो देखिए, आमतौर पर हमें कहानी सुनाई जाती है कि ये एक धार्मिक हमला था। मकसद था हिंदू मूर्तियों को तोड़ना, धर्म को नीचा दिखाना। लेकिन सेमिनार में वक्ताओं का विश्लेषण बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि असली मकसद था मंदिर की बेहिसाब दौलत को लूटना। ये एक इकोनॉमिक मूव था, धार्मिक नहीं। और इस दावे को मजबूत करने के लिए कुछ तथ्य भी रखे गए। जैसे ये जानकर शायद हैरानी हो कि गजनवी की सेना के 12 जनरलों में से 5 हिंदू थे। अब सोचिए, अगर ये एक शुद्ध धार्मिक लड़ाई होती तो क्या ऐसा मुमकिन था? ये बात पूरी धार्मिक युद्ध वाली कहानी पर एक सवालिया निशान लगा देती है। और ये सोच कि राजा धर्म से ज्यादा सत्ता के लिए लड़ते थे, ये सिर्फ गजनवी की कहानी नहीं है। चलिए एक और बहुत मशहूर जंग की बात करते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध। तो सवाल ये है कि क्या हल्दी घाटी का युद्ध सच में एक हिंदू मुस्लिम लड़ाई थी, जैसा कि हमें अक्सर बताया जाता है? सेमिनार में इस पर भी सवाल उठाए गए। यहाँ भी देखिए, 2 अलग-अलग नैरेटिव हैं। एक कहानी कहती है कि ये मुगल बादशाह अकबर और हिंदू राजा राणा प्रताप के बीच धर्म की लड़ाई थी, और दूसरी कहानी कहती है कि नहीं, ये 2 राज्यों के बीच पावर और टेरिटरी के लिए एक पॉलिटिकल जंग थी। और अब जो फैक्ट सामने आता है वो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। अकबर की सेना को कौन लीड कर रहा था? एक हिंदू राजपूत राजा, राजा मान सिंह। और राणा प्रताप की सेना में एक टॉप जनरल कौन थे? एक मुस्लिम, हकीम खान सूर। तो अब बताइए, इसे एक सीधी सादी हिंदू मुस्लिम लड़ाई कैसे कहा जा सकता है? ये तो मामला काफी कॉम्प्लेक्स बना देता है। अच्छा, इतिहास से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेमिनार में एक और बड़े मुद्दे पर बात हुई, और वो है विज्ञान और तर्क पर हमला। वक्ताओं के मुताबिक तर्कसंगत सोच को सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि विज्ञान में भी चुनौती दी जा रही है। और इसका एक बड़ा उदाहरण दिया गया जब देश का प्रधानमंत्री डॉक्टरों की एक कॉन्फ्रेंस में ये कहें कि भगवान गणेश का अस्तित्व प्लास्टिक सर्जरी का सबूत है। तो वक्ताओं का कहना है कि ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक इशारा है कि देश किस दिशा में जा रहा है। और ये कोई अकेली घटना नहीं है, एक पूरा पैटर्न नजर आता है। जैसे प्राचीन काल में इंटरस्टेलर विमान होने के दावे, या ये कहना कि मोर आंसुओं से बच्चे पैदा करते हैं। और सबसे ज्यादा चिंता की बात, स्कूल के सिलेबस से डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और यहाँ तक के पीरियोडिक टेबल जैसे फंडामेंटल साइंस के कॉन्सेप्ट्स को हटा देना। और यहाँ की विडंबना देखिए, साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना हमारे संविधान में एक फंडामेंटल ड्यूटी, एक मौलिक कर्तव्य बताया गया है। और वक्ताओं का कहना है कि आज उसी बुनियाद को कमजोर किया जा रहा है। जरा इन बदलावों का असर देखिए कितना बड़ा है। हर साल लगभग 4 करोड़ स्टूडेंट्स 10वीं क्लास पास करते हैं। इनमें से बहुत कम, शायद 20-30 लाख ही आगे चलकर बायोलॉजी पढ़ते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि करोड़ों बच्चे अब इवोल्यूशन की थ्योरी के बारे में शायद स्कूल में कभी पढ़ेंगे ही नहीं। और ये वो थ्योरी है जो मॉडर्न बायोलॉजी की नींव है। तो ये सारे बदलाव हो कहाँ रहे हैं? इसका सबसे बड़ा मैदान जंग है हमारी स्कूल की किताबें। चलिए देखते हैं कि नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को टेक्स्ट बुक्स के जरिए कैसे लागू किया जा रहा है।
और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। कागज पर तो नई शिक्षा नीति का लक्ष्य है स्टूडेंट्स की एनालिटिकल स्किल्स यानी विश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ाना, लेकिन वक्ताओं की आलोचना ये है कि किताबें बच्चों को विश्लेषण का मौका ही नहीं दे रही हैं, बल्कि उन्हें पहले से तय किए हुए नतीजे थमा रही हैं। इसका एक उदाहरण देखिए। सल्तनत और मुगल शासकों के बारे में बताते हुए कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल होता है, जैसे बर्बर, क्रूर, अंधकार युग। वक्ताओं का सवाल ये है कि ऐसे लेबल सिर्फ मुस्लिम शासकों के दौर के लिए ही क्यों, इतिहास के किसी और काल के लिए क्यों नहीं? और ये सवाल बिल्कुल जायज़ है। अगर बच्चों को पहले से ही बता दिया जाए कि कौन अच्छा था और कौन बुरा, तो फिर वो खुद सोचना, खुद विश्लेषण करना कैसे सीखेंगे? और ये सिर्फ कुछ शब्दों तक सीमित नहीं है। किताबों से बहुत कुछ हटाया भी जा रहा है, जैसे जाति शब्द की जगह सामाजिक यथार्थ लिख दिया गया। अस्पृश्यता यानी छुआछूत पर बात कम कर दी गई। बिरसा मुंडा के संघर्ष से लेकर गोधरा दंगों और बाबरी मस्जिद के इतिहास तक कई मुश्किल लेकिन जरूरी चैप्टर हटा दिए गए हैं। वक्ताओं का मानना है कि इससे बच्चों को अपने समाज और इतिहास की पूरी सच्चाई पता ही नहीं चल पाएगी। तो ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर ले आता है। आखिर हम इस एजुकेशन सिस्टम से बनाना क्या चाहते हैं? हम कैसे नागरिक तैयार कर रहे हैं? इन बदलावों के पक्ष में एक तर्क दिया जाता है पॉजिटिव सिटीजन बनाने का, यानी एक ऐसा नागरिक जो पॉजिटिव सोचे। और इसके लिए तर्क ये है कि अगर बच्चे दंगों और समाज की कड़वी सच्चाइयों के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो वे नेगेटिव और डिप्रेस्ड नहीं होंगे। पर सवाल ये है कि क्या सच से आंखें मूंद लेना वाकई में पॉजिटिव होना है? और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं कि शिक्षा का, एजुकेशन का असली मकसद क्या है? क्या इसका मकसद एक खास कहानी पर सबकी सहमति बनवाना है, या फिर इसका मकसद है कि आने वाली पीढ़ी को इतिहास की हर सच्चाई से रूबरू कराकर उनमें सवाल पूछने और क्रिटिकली सोचने की हिम्मत पैदा करना? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इस सवाल का जवाब सिर्फ हमारी क्लासरूम का नहीं, बल्कि हमारे पूरे देश का भविष्य तय करेगा।